हेलो माय डियर क्लास 10th आईसीएसई स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज विच इज स्पेशली मेड फॉर आवर आईसीएसई स्टूडेंट्स। सो आज इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं जूलियस सीजर का एक्ट 4 सीन 1 और इस वीडियो में हम एक्ट 4 सीन 1 को बहुत ही जल्दी से क्विकली कवर करेंगे। आपको क्विक समरी मिल जाएगी अंडर 15 मिनट्स और सिर्फ समरी नहीं बल्कि इस वीडियो के अंदर आप लोग के साथ में शेयर करूंगी इस एक्ट से जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो, इस एक्ट की थीम, फिगर ऑफ स्पीच, हाइलाइट्स ऑफ द सीन, कैरेक्टर स्केच, मतलब बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। सब कुछ मैं 15 मिनट में कवर करने वाली हूँ ताकि तुम्हारा बहुत ही कम टाइम में जल्दी से रिवीजन हो जाए और इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी आपको पता चल जाए। सो बहुत ही प्रीमियम कंटेंट है जो कि आपको कहीं और मिलने ही नहीं वाला। तो बिना किसी देरी के इस सीन को डिस्कस करना करते हैं शुरू, लेकिन उससे पहले मैं आपको माइंड मैप एक्सप्लेन करूं फ्लो चार्ट की मदद से, तो मैं आपको ना एक बार रिलेट करवा देती हूँ कि एक्ट 3 में क्या हुआ था। सो बेसिकली ओवरऑल अगर हम देखें तो एक्ट 3 में जूलियस सीजर का मर्डर हो जाता है एंड ये सभी कॉन्स्पिरेटर्स जो हैं ये बहुत खुश हैं, लिबर्टी, पीस, फ्रीडम, टायरनी इज डेड, ये सब चल रहा है। और उतने में होता क्या है कि हमारा मार्क एंटनी आता है और वो बोलता है भाई मुझे सिंपल सा रीजन बता दो तुमने क्यों किया उसके साथ ऐसा, सीजर क्यों मृत्यु डिजर्व करता था। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रूटस बोलते हैं कि ठीक है चलो एक काम करते, पल्पिट पे चलते हैं, वहां जाकर के तुमको और यहाँ पे जितनी भी मौजूद जनता है सबको मैं रीजन दे दूंगा। अब यहाँ हमारा मार्क एंटनी बोलता है कि मेरी एक और शर्त है कि मुझे फ्यूनरल स्पीच देने की इजाजत दी जाए और उसे वो परमिशन मिल भी जाती है। तो अब हमारा ब्रूटस बोलते हैं कि मैंने तो इसलिए मारा भाई हमारे जूलियस सीजर को क्योंकि वो एम्बिशियस था, लेकिन अब उसकी जो स्पीच थी वो बहुत ही ज्यादा लॉजिकल थी, है ना। पब्लिक हो जाती है, मॉब मेंटालिटी भी देखने को मिली, पब्लिक उसकी साइड आ जाती है, लेकिन होता क्या है मार्क एंटनी आकर के इमोशनल स्पीच दे देता है जहां पे वो साबित कर देता है कि जूलियस सीजर एम्बिशियस नहीं था और पब्लिक अब मार्क एंटनी की साइड आ जाती है और अब हो रही है रेज, म्यूटिनी, हर तरफ आग लगा दी जा रही है रोम में, कॉन्स्पिरेटर्स को एकदम जिंदा जला देंगे वैसी वाली जो है भावना अब रोमन सिटीजन्स के अंदर आ चुकी है। तो अब यहां से ब्रूटस भाग चुका है, कैसिस भी भाग चुका है, ये दोनों भाग चुके हैं रोम को छोड़ करके और ये बाहर जाकर के सार्डिस में है और वहां जाकर के अपनी खुद की एक आर्मी तैयार कर रहे हैं ताकि ये लोग रोम पर अटैक कर सकें। इस सीन के अंदर आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे 3 हमारे मेजर, ठीक है, आप कह सकते हो कैरेक्टर्स हैं। अब मैं इन तीनों कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करूंगी। लाइव क्लासेस में बहुत से बच्चों ने मेरे से पूछा मैम लिपिडस के साथ क्या हुआ, मैम लिपिडस के साथ क्या हुआ, सारी चीजें आज मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सो यहाँ पर ना एंटनी है, मार्क एंटनी ऑक्टेवियस सीजर के साथ है। ये ऑक्टेवियस सीजर वही है बेटा जो कि आपने अगर देखा हो तो सीन 2 के अंदर जब हमारा सीन 2 भी नहीं बल्कि सीन 1 एक्ट 3 सीन 1 के अंदर जब हमारा एंटनी सोलिलोक्वी पेश कर रहा होता है, जब वो सीजर की डेड बॉडी के पास खड़े होकर के ऐसे बोल रहा होता है ना कि अब तो सिर्फ सिविल वॉर होगा, तो वहां पर एक सर्वेंट आता है और वो कहता है कि भाई ऑक्टेवियस आपका इंतजार कर रहा है ना, वो आ चुका है जिसको सीजर ने बैनिश कर दिया था। तो अब ये वही ऑक्टेवियस है। अब बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहते हैं कि मैम ऑक्टेवियस कौन है। आप तो कह रहे हो कि ये तो उसका फ्रेंड है, कोई कह रहा है कि वो उसका अडॉप्टेड सन है। देखो मैं आपका जो पूरा ये कंफ्यूजन है इसे क्लियर कर देती हूँ बेटा। सीजर, जूलियस सीजर का ऑक्टेवियस सीजर जो है वो नेफ्यू है, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री में जाकर के सर्च करेंगे तो ऑक्टेवियस सीजर ने आगे जाकर के अपना नाम बदल लिया था और वो अगस्तस सीजर बन चुका था, एक बहुत ही महान राजा, ठीक है, जिसको बहुत याद रखा जाता है। तो वो अगस्तस सीजर बन गया था, लेकिन एक्चुअल में ये हमारे जूलियस सीजर का नेफ्यू था, ठीक है, नेफ्यू। और इसी को जूलियस सीजर ने बाद में अडॉप्ट कर लिया था। तो एक्चुअल जो आप यहाँ पे रिलेशन निकाल सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि वो नेफ्यू है और बाद में इसको अडॉप्ट कर लिया था जूलियस सीजर ने। तो अब यही ऑक्टेवियस सीजर जो है, ये ऑक्टेवियस सीजर आ चुका है, एंटनी के साथ बात कर रहा है। अब यहां पर ना एक्चुअल में ये सीन जब शुरू होता है तो एंटनी पूरे लिस्ट लेकर के तैयार है और वो देख रहे हैं कि बताओ किस किस को मारा जाए, किस किस का नाम वहां पे लिखा जाए और किस किस को मौत के घाट उतारा जाए। तो अब यहाँ लेपिडस भी मौजूद है। अब ये लेपिडस जो है बेटा, ये लेपिडस इनका ना मतलब जब ये मतलब इस तरीके से हम मान लो कि ये 3 मूर्ति हैं, ठीक है ना। तो अब ये 3 मूर्तियां जो हैं यानी कि ये 3 लोग अब राज करेंगे रोम के ऊपर, ठीक है, जिसमें एक होगा ऑक्टेवियस, एक होगा एंटनी, तीसरा होगा लेपिडस। अब लेपिडस जो है वो वहां मौजूद है और लेपिडस से एंटनी बोलता है कि हाँ भाई लेपिडस बताओ क्या तुम्हारे भाई का नाम भी यहां लिख दिया जाए, क्या उसको भी मार दिया जाए क्योंकि वो भी कॉन्स्पिरेटर्स में से एक था। तो लेपिडस बोलते हैं कि हाँ तुम कर दो, लेकिन इसी शर्त पे जब तुम अपने रिश्तेदारों का भी नाम इसमें ऐड करोगे, उनका नाम भी आना चाहिए, वो भी मरने चाहिए। तो यहाँ एंटनी बोलता है कि हाँ हाँ फेयर इनफ,
मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं जो कि इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे वो भी मरेंगे, पर तुम्हारे भी रिलेटिव्स फिर मरने चाहिए, एकदम फेयर रहेगा। तो लेपिडस बोलता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एंटनी ना लेपिडस को एक काम से बाहर भेज देता है, ठीक है। अब होता क्या है बेटा कि जब लेपिडस चला जाता है तो यहाँ एंटनी और ऑक्टेवियस आपस में बात करते हैं। एंटनी और ऑक्टेवियस आपस में क्या बात करते हैं भाई? अब यहाँ एंटनी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है लेपिडस के बारे में, क्या ये वैसा बंदा है कि कल को अगर हम तीनों लोग जब राज करने की बारी आएगी रोम पर तो हम इसके साथ रोम का कोई हिस्सा शेयर कर पाएंगे? ये उस काबिल नहीं है। ऑक्टेवियस हैरान हो जाता है, वो बोलता है कि भाई तुम तो अभी इससे इतना इसका सलाह मशवरा कर रहे थे, इसका राय ले रहे थे, इतनी लिस्ट में किसका नाम आना चाहिए किसका नहीं आना चाहिए, तो तुमने जब इससे इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो इसका मान करके तुमने वो डिसीजन लिया है, इसकी राय ली है, ओपिनियन जाना है डिसीजन मेकिंग में, तो फिर तुम इसके बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो? तो एंटनी के अब यहाँ पे हमें ना एक्चुअल में वो कनिंगनेस देखने को मिलती है, ठीक है, और थोड़ा सा श्रूड भी है वो, यहाँ हमें पता चल रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई लेपिडस जो है ना इसकी खुद की कोई सोच नहीं है, इसे जो कह देंगे ये वो कर देगा, तो इसे हम ना अपने गधे की तरह ही मान सकते हैं, और गधे से जैसे अपना काम करवाया जाता है ना, और काम करवाने के बाद उसे लात मार दी जाती है, ये वैसा ही है जैसे मेरा घोड़ा है। अब ये घोड़े के साथ भी कंपेयर करते हैं कि घोड़े को ना मैं ही जब इशारा करता हूँ या जब मैं उसकी लगाम खींचता हूँ तो वो दौड़ता है, वो रुकता है, जहां मैं मोड़ता हूं वो वहां मुड़ जाता है, तो ये मेरे घोड़े की तरह ही है ये इंसान भी, इसको हम जो बोलेंगे ये वो करेगा, जिसको हम खाना देंगे, जैसे घोड़े को बासी खाना आप फेंक देते हो ना, तो ये लोगों के बच्चे कुचे पे ही जीता है, इसकी खुद की कोई सोच नहीं है, खुद क्रिएटिव इंसान नहीं है, खुद इतना हेडस्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इसलिए इसके साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा और ये सही है। ऑक्टेवियस जो है, ऑक्टेवियस उतने में कुछ कहने लगे उससे पहले ही एंटनी बोल देता है कि देख भाई मैं तुमसे बड़ा हूं, मैंने ज्यादा दुनिया देखी है, मैं जो कह रहा हूं सही कह रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद होता क्या है कि ये ना अब यहाँ डिस्कस करते हैं कि चलो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं हमारे पास, हम क्या इस बातों में लगे हुए हैं, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि हम अभी हमारे दुश्मनों से घिरे हुए हैं, वो किसी भी समय पर हम पे अटैक कर सकते हैं। तो ऑक्टेवियस भी बोलता है भाई बात तो सही है। तो अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि चलो चल करके सलाह मशवरा करते हैं, ठीक है, कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि हमारे जो दुश्मन है कौन, कैसियस और ब्रूटस, वो हम पर आर्मी बना रहे हैं हम पे अटैक करने के लिए, तो हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा। तो बस ये चले जाते हैं, ठीक है, आप कह सकते हो डिस्कस करने या मीटिंग करने के लिए ये निकल जाते हैं, और यहाँ हमारा सीन खत्म हो जाता है। अब मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स ये जानना चाहते थे कि मैम लेपिडस का हुआ क्या, ये कहाँ गायब हो गया इतनी बड़ी लड़ाई में, अब आगे बैटल ऑफ फिलिपी में ये कहाँ चला गया? तो देखो अगर आप हिस्ट्री में जाकर के देखेंगे तो लेपिडस जो है ना बेटा वो एक्चुअल में था, इनके ये तीन मूर्तियां जो थी ना इनका एक हिस्सा था, मार्क एंटनी, ऑक्टेवियस और लेपिडस इन्हीं का पार्ट था, लेकिन लेपिडस को बिल्कुल भी इज्जत इतनी दी नहीं जाती थी, उसके पास कोई भी पावर नहीं थी, सारी पावर मार्क एंटनी और ऑक्टेवियस के ही पास थी। इसको वैसा ही ट्रीट किया जाता था जैसा अभी तुम्हें एंटनी की बातें सुनकर के समझ में आया होगा, उसे पावरलेस बना रखा था, उसकी कोई डिसीजन मेकिंग में इतना वो लिया नहीं जाता था ओपिनियन, और मतलब बेसिकली बस नाम नाम के लिए उसे वो पावर दे रखी थी, पावर एक्चुअल में थी नहीं। तो आगे चल के ना पता है मतलब ये था, ये बैकग्राउंड में है, इसका कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, इसलिए शायद शेक्सपियर ने इस रोल के बारे में ज्यादा मेंशन भी नहीं किया, क्योंकि इसका शायद इस पूरे जूलियस सीजर या बैटल ऑफ फिलिपी में ज्यादा वो रहा ही नहीं होगा, है ना, आप समझ रहे हो कि उसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा ही नहीं होगा, इसलिए इसका नाम नहीं आया लेपिडस का, लेकिन हिस्ट्री में ये था उन लोगों के साथ। और आगे जाकर के हुआ क्या कि लेपिडस ने ना, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो लेपिडस ने ना इन्हीं के खिलाफ जंग छेड़ दी थी, क्योंकि उसे बाद में लग गया था कि भाई तुम मेरी इज्जत तो करते नहीं हो, मेरे पास पावर तो है नहीं, पावरलेस हूं मैं, तो काहे का फिर तुमने मुझे राजा बना रखा है, तो इसलिए बाद में जाकर के उसने इन्हीं के खिलाफ जंग छेड़ दी थी, ऑब्वियसली हार गया था जिस जंग में वो। तो ये हमारा पूरा का पूरा सीन है। अब हाईलाइट ऑफ द सीन हम पढ़ लेते हैं कि सीन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सीन की इंपॉर्टेंस देखें तो बेटा सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं आपको दिमाग में रखने हैं। फॉर्मेशन ऑफ द सेकंड ट्राइमविरेट। अब ट्राइमविरेट आप समझ रहे हो, वही तीन मूर्ति, यानी कि तीन लोग हैं यहाँ पर, तीनों का एक ग्रुप बन रहा है जो कि अब आगे रोम पर थ्री फोल्ड ऑफ द वर्ल्ड पे राज करने वाले हैं। तो ये आपको लेपिडस, एंटनी और ऑक्टेवियस की बात हो रही है। क्रिएशन ऑफ द प्रोस्क्रिप्शन लिस्ट, यानी कि डेथ लिस्ट, वो डेथ नोट जैसा वो बना रहे हैं कि किसको मरना है, ठीक है। एंटनी की क्रुएल्टी और हिपोक्रेसी हमें देखने को मिले लेपिडस के सामने, अरे अरे अरे, और एकदम पीछे से एकदम ऐसा कि ये लेपिडस तो काम का नहीं है, तो हिपोक्रेसी देखने को मिल रही है हमें यहाँ पे। लेपिडस वीकनेस एंड पॉलिटिकल इनसिग्निफिकेंस, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि लेपिडस जो है वीक है और पॉलिटिकली इनसिग्निफिकेंट है, इसको पूछा भी नहीं जा रहा, जो कि हुआ भी हिस्ट्री में, राइट बेटा। क्लियर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन आइडियलिज्म अर्लियर ब्रूटस एंड रियल पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे आपको क्लियर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है ब्रूटस का आइडियलिज्म को लेकर के। ब्रूटस को क्या लग रहा था, जूलियस सीजर को मरने के बाद देश में शांति आएगी, हम आजाद हो जाएंगे, और देखो हुआ क्या, है ना। रियल पॉलिटिक्स अब यहाँ पे पता चल रही है कि वो खुद ही मर जाएगा, और इतनी बड़ा केओस हो गया। एंड लास्ट अगर आप देखो तो प्रिपरेशन हो रही है यहाँ पर, सिविल वॉर की तैयारी हो रही है, ठीक है बेटा। तो ये तो हुआ क्या आपका हाईलाइट ऑफ द सीन। अब थीम ऑफ द सीन हम डिस्कस कर ले हैं।
कर लेते हैं। तो थीम जो है करप्शन ऑफ पावर, भाई एंटनी करप्ट हो रहा है, यहाँ पर पावर आ गई है उसके पास, तो अब वो गलत डिसीजंस ले रहा है, करप्शन ऑफ पावर हमें दिख रहा है, पॉलिटिकल हिपोक्रेसी हमें एंटनी की तरफ से यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है, एम्बिशन एंड रूथलेसनेस भी हमें एंटनी की तरफ से ही देखने को मिल रहा है। सारी थीम्स जो है ये कौन बता रहा है, सारी थीम जो है ये एंटनी के एक्शन से हमें समझ में आ रही है। और लास्ट में पावर स्ट्रगल, पावर स्ट्रगल तो है ही यार, है ना, यहाँ पे अगर देखें तो पावर किसके हाथ में रहनी चाहिए, पूरा सिविल वॉर की तैयारी हो रही है, एंटनी भी देख रहा है कि आगे जाकर के पावर किसके, डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में रहेगी, हमारे हाथ में रहनी चाहिए उतनी पावर, तो वो स्ट्रगल तो हमें देखने को मिल ही रहा है। तो ये आपकी कुछ थीम है जो इस प्ले के अंदर इंपॉर्टेंट है, जो रोल प्ले कर रही है, जिस इसी थीम पर पूरा सीन डिपेंडेंट है। अच्छा, फिगर ऑफ स्पीच हम देख लेते हैं बेटा, सिमिली डू नॉट टॉक ऑफ हिम बट एज अ प्रॉपर्टी, एज अ प्रॉपर्टी, तो किसके बारे में, लेपिडस के बारे में एंटनी बोलता है, कह रहे हैं वो तो एक प्रॉपर्टी की तरह है, राइट। अच्छा, आगे अगर देखो एक्सटेंडेड मेटाफर है यहाँ पर, ही मस्ट बी टॉट एंड ट्रेन्ड एंड बिड गो फोर्थ अ बैरन स्पिरिटेड फेलो, बेसिकली बताया जा रहा है लेपिडस के बारे में, है ना, एक्सटेंडेड मेटाफर की उसको डायरेक्टली बोला क्या जा रहा है कि बैरन स्पिरिटेड फेलो, यानी कि एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर बिल्कुल भी स्पिरिट नहीं है, जिसको बताना पड़ता है क्या करना, उसको खुद का दिमाग ना हो। अच्छा, अगली है हमारे पास आयरनी, देखो एंटनी क्रिटिसाइजेस सीजर्स एम्बिशन येट बिहेव्स मोर क्रूअली हिमसेल्फ। तो अगर यहां पर हम देखें तो एंटनी, अब आप बोलोगे मैम एंटनी ने ना उसका तो कभी एम्बिशन को क्रिटिसाइज किया ही नहीं था, नहीं किया था बेटा, लेकिन कहीं ना कहीं वैसे अगर हिस्ट्री में देखें तो उस हिसाब से बात हो रही है, ठीक है, कि एंटनी ने यहाँ पे कहीं ना कहीं सीजर के एम्बिशन को, ये अगर आप चाहो तो वैसे हिस्ट्री के हिसाब से तो आप नहीं पढ़ रहे हो, आप तो अपने ड्रामा के हिसाब से पढ़ रहे हो, मतलब जो शेक्सपियर ने लिखा है, तो इफ यू वांट यू कैन स्किप दिस पॉइंट, राइट, यू कैन टोटली स्किप दिस पॉइंट, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो कि कहीं ना कहीं एंटनी को भी था कि भाई हाँ सीजर ने जो किया एम्बिशन जो था वो सही नहीं था, लेकिन उसके बाद वो खुद भी उतना ही गलत बिहेव कर रहा है अब, तो वो वाला पॉइंट है, बट ये आप एकदम टोटली स्किप कर सकते हो, मतलब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं, आपके ड्रामा में इतना नहीं दिया है। चलो आगे आ जाते हैं कैरेक्टर स्केच पर। तो सबसे पहला हमारे पास कैरेक्टर स्केच मार्क एंटनी का आ जाता है, और इस पूरे प्ले में एक्चुअल में है ही मेन मार्क एंटनी, ऑक्टेवियस ने ज्यादा कुछ रोल प्ले किया नहीं है, लेपिडस तो वहां था ही नहीं, बस उसने तो बस बताया कि भाई कौन मरना चाहिए कौन नहीं, वो भी नहीं है। तो मेन जो कैरेक्टर है वो हमारे मार्क एंटनी है। मार्क एंटनी रूथलेस है, पावर हंग्री है, पता चल रहा है पॉलिटिकली श्रूड भी है, मैनिपुलेटिव एंड हिपोक्रिटिकल है, और साथ ही साथ नो लॉन्गर इमोशनल नाउ प्रैक्टिकल, अब इमोशनल नहीं बन रहे वो, अब प्रैक्टिकल बन चुके हैं। तो अब हमें कैरेक्टर शिफ्ट देखने को मिल रहा है। पहले के अगर आप देखोगे कि पहले के सीन में कैरेक्टर्स कैसे अलग थे, उनके अंदर की फीलिंग्स कैसे अलग थी, अब इस सीन के अंदर एक्ट 4 सीन 1 में कैसे हमारे कैरेक्टर्स का एक अलग ही रूप हमें दिख रहा है, कैरेक्टर स्केच चेंज हो चुका है, ट्रेट्स बदल चुके हैं, राइट। अच्छा, यहां पर ऑक्टेवियस सीजर के बारे में भी जान लेते हैं। तो ऑक्टेवियस सीजर अगर देखा जाए तो काम है, डिग्निफाइड है, पॉलिटिकली अवेयर है, वो जानता है क्या सही क्या गलत, इतना भी हमें दिख रहा है, समवॉट आइडियलिस्टिक भी है। अच्छा, कंपेयर टू एंटनी, एंटनी से कंपेयर किया जाए तो, एंड फ्यूचर रूल करेगा ये रोम का, फ्यूचर रूलर है रोम का, ठीक है। अच्छा, लेपिडस भी आप देख लीजिए बेटा। तो लेपिडस के बारे में अगर हम देखेंगे तो वीक एंड सबमिसिव, तो पता ही चल रहा है यार, इजीली मैनिपुलेटेड, लैक्स लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है उसके अंदर, एंड यूज्ड एज अ पॉलिटिकल टूल, उसका एंटनी सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। ओके, इंपॉर्टेंट डायलॉग्स हम देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट डायलॉग हो जाता है, दीज मेनी देन शेल डाई देयर नेम्स आर प्रिग्ड। इससे क्या समझ में आ रहा है, कोल्ड ब्लडेड पॉलिटिकल एक्ट, मर्डर किया जा रहा है कि हाँ ठीक है बस नाम बताओ ये मरेंगे सारे के सारे, राइट। हाईलाइट करता है क्रुएलिटी ऑफ ट्राइमविरेट। अगला है ही शैल बट बेयर देम एज द एस बेयर गोल्ड्स, जैसे वो गधा सोना उठाता है, ये कहता है ना एंटनी लेपिडस के लिए, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इंसल्ट है, ये दिखा रहा है कि एंटनी का बिलीव क्या है लेपिडस को लेकर के, बल्कि वो उसको सिर्फ क्या समझ रहा है ना, कि ये तो सिर्फ मेरा काम करने के लिए है। ओके, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस क्या है बेटा, ये सभी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस हैं। सेकंड ट्राइमविरेट यहाँ फॉर्मेशन दिख रहा है, प्रोस्क्रिप्शन लिस्ट बन रही है यहाँ पर, पॉलिटिकल असैसिनेशन, रूथलेसनेस, अब्यूज ऑफ पावर, हिपोक्रेसी एंड सिविल वॉर, राइट। और ये भी आगे आप देख लीजिए, ये भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो है बन जाते हैं कीवर्ड्स, जो आप अपने आंसर में यूज कर सकते हैं। ओके एवरीवन, सो आई होप। अच्छा, एक और चीज, यस, सीन एक्ट 4 सीन 1 की इंपॉर्टेंस भी आप समझ लो। अभी तक तो मैंने हाइलाइट्स ऑफ द सीन बताई थी, अब मैं इसके अंदर अब इंपॉर्टेंस भी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए रहेगा कि आपको पता रहे अगर आ गया कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस। हाइलाइट्स यानी कि मेन क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए इस सीन में, वो आपको पता चल गया। अब आपको मैं इसमें बता दूंगी कि इस सीन की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे ये सीन जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरे ड्रामा को, है ना। ड्रामा में एक्ट 4 सीन 1 कैसे कंट्रीब्यूशन दे रहा है अपना, तो कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि बेटा यहाँ पे एंटनी का ट्रू कैरेक्टर पता चल रहा है इस सीन के अंदर। प्रूव करता है कि सीजर की डेथ जो है डिड नॉट रिस्टोर लिबर्टी, उसने ये प्रूव कर दिया कि सीजर की डेथ से तुम आजाद नहीं हुए हो, बल्कि और क्योस आ गया है। अच्छा, मार्क करता है शिफ्ट फ्रॉम इमोशनल रिवेंज टू पॉलिटिकल क्रुएल्टी, ये एंटनी से पता चल रहा है। एंड सेट स्टेज फॉर फाइनल कॉन्फ्लिक्ट, अब यहां से आपका स्टेज बनना चालू हो रहा है, ब्रिज बन रहा है फाइनल लड़ाई के लिए।
ओके, सो दिस वॉज द लेक्चर जो यहाँ होता है खत्म। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। एंड ऑल्सो मैं ये आपको बताना चाहूंगी बेटा कि आप जाकर के गाइस पूरी ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और जाकर के ना आप लोग चैनल पे अगर प्लेलिस्ट सेक्शन देखेंगे तो प्लेलिस्ट में पूरी मैंने जो है एक्ट 3, सीन 1, सीन 2, सीन 3 एंड एक्ट 4, ये पूरी इसकी स्कोर बूस्टर सीरीज की एक प्लेलिस्ट बन रही है, उसको जरूर से फॉलो कीजिए। आपका बहुत क्विकली रिविजन हो जाएगा। एंड ऑल्सो मैं क्वेश्चन आंसर्स भी करवाऊंगी आगे। बट उससे पहले मैं चाहती हूँ कि ये वीडियोस जो है आपका कम टाइम में इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आपको पता चल जाए इन वीडियोस से, और आपका रिविजन बहुत जल्दी हो जाए। तो प्लीज इसको फॉलो करो, इसमें सारी वीडियोस हैं। अभी रिसेंटली हमने चैनल के ऊपर ये वाली वीडियो भी अपलोड करी थी, तो गो एंड वॉच इट गाइस। एंड ऑल्सो अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और टेलीग्राम पे पीडीएफ्स मिल जाएंगी। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज।